सोसाइटी में पेरेंट्स के सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है, रॉन्ग प्रैक्टिस क्या क्या है बच्चों के न्यूट्रिशन को लेकर। आमतौर पर हम हर घर में देखते हैं, बच्चा अगर पैदा होता है तो एक मालिश वाली दीदी लगा दी जाती है और वो रोज आती हैं, बच्चे को एक्सरसाइज करवाती हैं। और पहले भी ऐसा होता था, पुराने ज़माने से ये चीज़ चली आ रही है, हमारी दादी नानी के ज़माने से। तो क्या बच्चे की मालिश करना ज़रूरी है? कुछ मदर ऐसी होती हैं जो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाती हैं और उनको पेन होता है काफ़ी ज़्यादा। देखिए, मदर को अगर बेबी मिला है तो बेबी का फूड भी नेचुरली मदर के पास होता है। ब्रेस्ट फीडिंग तो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। वो बच्चे का एक्चुअल फूड होता है, नेचुरल फूड जो भगवान ने उसको गिफ्ट में दिया है। लेकिन जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसकी कोई बराबरी नहीं है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे माँ का लाड़ प्यार बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के प्रति, और वो लाड़ प्यार कहीं ना कहीं खाने में ज़रूर दिखता है कि अगर बच्चा 3 चम्मच खा रहा है तो वो उन्हें ज़बरदस्ती 1-2 चम्मच और खिला देते हैं, या फिर खा ले पीछे पीछे घूमती हैं माएँ। तो ये प्रैक्टिस जो है कितनी सही है, कितनी गलत है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे बच्चा नहीं खा रहा है या वो अवॉइड कर रहा है, थाली हटा दे रहा है, तो इन जनरल पेरेंट्स जो होते हैं वो फ़ोन दिखा देते हैं, मोबाइल देखकर खाना खाते हैं बच्चे। बिल्कुल, बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। क्योंकि जब हम बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग का मतलब ही है कि जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारा ध्यान हो। टेबल रीडिंग कैसे करनी चाहिए? अपने बच्चों को जब कुछ खिला रहे हैं, उनके लिए कुछ ले रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो सामने क्लेम लिखे रहते हैं ना कि हाई एनर्जी, लो कैलोरी, हाई प्रोटीन, वो आपको भटकाने के लिए होते हैं। हमेशा फूड को पीछे पैकेट पलट के इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है, उसको आप ज़रूर देखें। कौन सी वेजिटेबल बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए? बच्चों की इम्यूनिटी क्या खिलाएं, क्या ना खिलाएं और किन गलतियों से बचें, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं एक रिनाउंड डाइटिशियन, इसके साथ ही न्यूट्रीशेल्फ की फाउंडर शिल्पी गोयल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 के इस पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच गजल फॉर कॉलिंग मी हियर, इनवाइटिंग मी हियर। तो मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूंगी कि सोसाइटी में पेरेंट्स के सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है, रॉन्ग प्रैक्टिस क्या क्या है बच्चों के न्यूट्रिशन को लेकर? बच्चों के न्यूट्रिशन को लेके ओवर पॉसेसिवनेस जो है वही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि आज एक ओवर एक्सपोजर फूड के साथ तो है ही, साथ ही लाइफस्टाइल को ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज आप देखिए, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, समर वेकेशन चल रही हैं, और मैक्सिमम घरों में बच्चे जो हैं वो 10, 11, 12 बजे तक भी उठ रहे हैं। इस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और एज अ पेरेंट हम क्या फॉलो कर रहे हैं, हम कैसी लाइफस्टाइल में जा रहे हैं, हम कितनी सोशलाइजिंग और लेट नाइट पार्टीज करते हैं, और किस तरह से हम गैजेट एक्सपोजर दे रहे हैं अपने बच्चों को। फिजिकल एक्टिविटी पूरी तरह से बंद हो गई है, और किस तरह से आउटसाइड फूड हमारे घर का एक पक्का हिस्सा बन गया है। इन सभी चीज़ों को अगर हम देखें तो ये सभी मिस्टेक कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के हेल्थ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि चाइल्ड्स न्यूट्रिशन बिगिंस विद मदर। इसके पीछे का साइंटिफिक मीनिंग क्या होगा? देखिए, बच्चा, माँ जो होती है वो बच्चे की पहली गुरु होती है, ये तो बात पक्की है। और माँ का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि घर की जो मदर होती है वही बच्चे का मेनू भी डिसाइड कर रही होती है। और माँ का जो फूड के प्रति जो बिहेवियर है या जो रिएक्शन है वो बच्चा ऐसे ही ले लेता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी खाए, तो सबसे पहले माँ को अपने अंदर ये बात को इनकलकेट करनी चाहिए कि वो किस तरह के फूड खा रही है और वो किस तरह से फूड को ले रही है। उसी की सारी एटीट्यूड ही हम अपने बच्चों में पास ऑन करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर भी इसमें कोई फैक्टर होता है? बिल्कुल, ब्रेस्ट फीडिंग तो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। अगर किसी बच्चे ने 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ली है तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इंश्योर हो सकती है। और ये कैसे कंपोनेंट्स होते हैं उसमें जो इंश्योर करते हैं? वो बच्चे का एक्चुअल फूड होता है, नेचुरल फूड जो भगवान ने उसको गिफ्ट में दिया है। और वो बच्चे के लिए बना हुआ है, वो इजी टू डाइजेस्ट होता है। उसमें जो तत्व होते हैं वो बच्चे को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से मदर बच्चे को फीड नहीं कर पा रही है तो फिर बच्चे को टॉप मिल्क दिया जाता है या फॉर्मूला फीड दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक सेकेंडरी फूड हो जाता है। लेकिन जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसकी कोई बराबरी नहीं है। वो बच्चे के लिए इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करता है, वो बच्चों को प्रॉपर सप्लाई देता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स बच्चे को चाहिए वो पूरे के पूरे हमारे उस फीड में मौजूद होते हैं। आपने जैसे कहा कि शुरू के जो 6 महीने होते हैं उसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई एक न्यूट्रिएंट जो ब्रेस्ट मिल्क में भी नहीं होता है, क्या ऐसा कोई होता है न्यूट्रिएंट? बिल्कुल होता है, लेकिन नेचर ने, कुदरत ने उसके लिए भी बच्चे को प्रोग्राम किया हुआ है। कौन सा जैसे न्यूट्रिएंट? विटामिन सी
एब्सेंट होता है हमारे ब्रेस्ट मिल्क में। लेकिन अगर मदर डेली बेसिस पे विटामिन सी का सेवन कर रही है तो फिर वो ब्रेस्ट मिल्क में अवेलेबल हो जाता है। मतलब वो डिपेंड करता है कि मदर की डाइट में वो कितना नरिशमेंट मिल रहा है, और आयरन की मात्रा ब्रेस्ट मिल्क में कम होती है। लेकिन इस चीज की प्रोग्रामिंग जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी चालू हो जाती है, क्योंकि बच्चे की बॉडी आयरन के लेवल्स को स्टोर करके रखती है। क्योंकि ये बात कुदरत को भी पता है कि शुरू के 6 महीने तक उसे उसी स्टोर्ड आयरन का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क है वो एकदम डिजाइंड है बच्चे के सारे न्यूट्रिएंट्स नीड्स को एड्रेस करने के लिए। इनफैक्ट पानी की भी जरूरत नहीं होती उस समय बच्चे को। तो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए शुरू के 6 महीने, या फिर कुछ और सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं, कुछ और ऑप्शंस भी ऐसे होते हैं जो देना चाहिए? सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, मतलब इवन पानी की भी जरूरत बच्चे को नहीं होती। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड इज सफिशिएंट फॉर चाइल्ड्स नरिशमेंट। बोलते हैं दाल का पानी दे दीजिए, चावल का पानी दे दीजिए। ये सब 6 महीने के बाद शुरू होता है। 6 महीने के बाद हम धीरे धीरे उसका सामान्य नॉर्मल जो हम फूड इनटेक करते हैं उसके साथ भी बच्चे के रिलेशन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी मदर्स मिल्क उसका प्रीमियम या प्रायोरिटाइज वाला मिल्क होता है। उसके बाद 6, 7, 8 महीने के बाद हम धीरे धीरे सप्लीमेंट्री फूड की तरफ उसको ले जाते हैं, और जैसे जैसे मदर्स मिल्क डिक्लाइन होता है हम ऊपर से फूड के थ्रू बच्चे का सारा नरिशमेंट को एडजस्ट करते जाते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 6 मंथ कुछ मदर ऐसी होती हैं जो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाती हैं और उनको पेन होता है काफ़ी ज़्यादा। तो इसके लिए क्या वो डॉक्टर से सलाह लें, या फिर वो कुछ और ऑप्शन अपनाएं, या वो पैकेज्ड फूड की तरफ जाएं? क्या ऑप्शन हो सकते हैं इसमें? देखिए, मदर को अगर बेबी मिला है तो बेबी का फूड भी नेचुरली मदर के पास होता है, लेकिन इसके पीछे कुछ हार्मोन्स काम करते हैं। अगर मदर को प्रेगनेंसी के पीरियड में ही ये काउंसलिंग दी जाए कि आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है। देखिए, 2 हार्मोन्स होते हैं जो बच्चे के फीड में काम आते हैं मदर्स की बॉडी में। एक ऑक्सीटोसिन होता है, एक प्रोलैक्टिन होता है। ओके। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। अच्छा। अगर मदर पीस में है, रेस्ट में है, लव में है और मेंटली वो काम डाउन है तो वो अच्छे से फीड करा पाएगी। वहीं अगर वो एंजाइटी में है, अगर वो हरी में है, अगर वो स्ट्रेस में है तो ये हार्मोन डिक्लाइन होगा जो मदर की ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को भी अफेक्ट करेगा। दूसरा जो हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, वो काम करता है डिमांड वर्सेस सप्लाई पे। यानी कि बच्चा जितना सक करेगा मदर का मिल्क उतना ही सप्लाई बढ़ेगा। लेकिन अगर किसी कारण से आपने शुरू से ही बच्चे को टॉप फीड देना शुरू कर दिया तो बच्चे का पेट ऑटोमेटिकली उससे भर जाएगा, जिसके कारण सकलिंग कम होगी, और सकलिंग कम होने से मदर्स के मिल्क की सप्लाई भी कम हो जाएगी और पेन होगा। और पेन का एक रीजन और होता है, कुछ मदर्स के निपल इन्वर्टेड होते हैं जिसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही हमें प्रेप करना पड़ता है, जिससे कि माँ बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड करा पाए। इन सभी प्रोसेस में मेरा यही कहना है कि अगर माँ को कॉन्फिडेंस है, श्योरिटी है और मन में ये विश्वास है कि मुझे अपने बच्चे को अपना मिल्क देना है 6 महीने तक एक्सक्लूसिव, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ में कोई भी चीज़ बाधा नहीं डालेगी। हमें विश्वास होना चाहिए। कई बार हम अपना पेशेंस को खो देते हैं। हमें लगता है कि बच्चा रो रहा है इसका मतलब उसका पेट नहीं भर रहा, उसके बाद हम टॉप मिल्क देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये विशियस साइकिल चालू हो जाता है, बच्चे की डिमांड कम हो जाती है ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड, सकलिंग कम होती है, फिर वो बनना कम हो जाता है। तो अगर हम कुदरत के इस पूरे प्रोसेस को ट्रस्ट करें तो ये कहीं भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये इतना ईजी है लेकिन हम इसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। ब्रेस्ट मिल्क को लेकर आपने बात कही, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात कही। इसमें मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, आपने एक और कॉन्सेप्ट बताया, फॉर्मुलेटेड फीडिंग। तो इस फॉर्मूला फीडिंग के दौरान एक मदर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इसके बारे में कुछ? देखिए, फॉर्मूला फीड में तो बहुत सारे प्रिकॉशन की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपरली जिस कंटेनर से आप पिला रहे हैं वो स्टरलाइज होना चाहिए, प्रॉपर डाइल्यूशन होना चाहिए, किस तरीके का पानी यूज़ कर रहे हैं, वो बनने के बाद प्रॉपरली बच्चे के पास जा रहा है, उसके बाद आप उसे वेटिंग पीरियड में रख रहे हैं या बाद में पिला रहे हैं तो वो कितना ख़राब हो रहा है। तो इसकी तो बहुत सारी बातें हैं जो टेम्परेचर और ये सारी चीज़ों को हमें कंट्रोल करना पड़ता है। ऑन वर्सेस अगर आप बच्चे को अपना फीड करा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली टेक केयर हो रही है। ना तो उसमें आपको टेम्परेचर देखना है, ना आपको उसमें अपनी हाइजीन या बहुत सारी चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखना है। प्लस जो माँ के कांटेक्ट से बच्चे को जो एक प्रोटेक्शन मिलती है वो भी कैंगरू केयर बोलते हैं, वो भी बच्चे के सर्वाइवल,
मेंटल बैलेंस के लिए आगे तक रोल प्ले करता है। तो जिन बच्चों ने मदर्स मिल्क लिया हुआ है वर्सेस जिन बच्चों ने फॉर्मूला फीड या बॉटल का दूध लिया हुआ है, उनके दोनों के मेंटल मेकअप में भी बहुत फर्क होता है। हम दो टाइप के लोग हैं, एक वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन, या फिर ऐसे भी हैं जो वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं। एक बच्चे के लिए न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में क्या फ़र्क होता है? देखिए, वेजिटेरियन डाइट को भी अगर प्रॉपरली हम फ्रेम करें तो हम सारी चीज़ें अवेलेबल कर सकते हैं, और नॉन वेजिटेरियन डाइट को भी हमें प्रॉपरली फ्रेम करना ज़रूरी है ताकि ये कंप्लीट हो सके। तो डाइट का टाइप कोई भी हो, बट प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फूड वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूजुअली लोग ये बोलते हैं कि अगर बच्चा वेजिटेरियन है तो उसको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, बट वेजिटेरियन डाइट में भी बहुत सारे सोर्सेज हैं प्रोटीन के, जिसे अगर हम कॉन्शियसली ऐड करें तो पूरा प्रोटीन को हम मेकअप कर सकते हैं। इसी तरह नॉन वेज डाइट पे अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे रेड मीट जो थोड़ी मना होती है, जो अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आगे चल के आपको थोड़ा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम आ सकता है। बच्चे के लिए भी रेड मीट हम थोड़ा सा मना करते हैं। और अगर आप नॉन वेज खा रहे हैं, अगर आप फिश चिकन या एग ले रहे हैं तो उसके साथ प्रॉपर फाइबर का भी इंक्लूजन करना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी नॉन वेज फूड हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, तो उसको एल्कलाइन करने के लिए प्रॉपर वेजिटेबल्स को भी इंक्लूड करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो डाइट का टाइप जो भी हो, बट फूड का सिलेक्शन और राइट कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर बैलेंस्ड मील। फूड का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए और उसकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए? क्योंकि इन जनरल एक हम भारतीय जब थाली देखते हैं तो उसमें कार्ब्स होते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उसकी ड्रेसिंग प्रोटीन और फाइबर से भी होनी चाहिए, है ना। हम कार्ब्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रखते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटीन एंड फाइबर। तो एक बच्चे के लिए, छोटे से बच्चे के लिए किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? हम ड्रेसिंग कैसे कर सकते हैं वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन में? फूड सिलेक्शन कैसा होना चाहिए? ओके, सो जब भी हम बच्चे की एक प्लेट डिज़ाइन करते हैं तो हमें 5 फूड ग्रुप उसमें इंक्लूड करने चाहिए। एज अ मदर आपका ये दायित्व है कि आप देखें कि बच्चा अपने दिन भर की मील में इन 5 फूड ग्रुप में से एक एक आइटम ले रहा हो। तो सबसे पहला फूड ग्रुप की बात करते हैं, वो आता है नट्स एंड सीड्स, यानी बच्चे की डाइट में नट्स जरूर होने चाहिए। दूसरा आता है डेयरी एंड पोल्ट्री या जो भी नॉनवेज आइटम है, जिसको हम बोलते हैं एनिमल प्रोटीन। तो जब एनिमल प्रोटीन की बात करते हैं, आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आप मिल्क, कर्ड, पनीर, चीज़ ये सब ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश, एग, चिकन ये सब ले सकते हैं। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं पल्सेस या प्लांट प्रोटीन की। तो पल्सेस और प्लांट प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो सभी तरह के पल्सेस अच्छे हैं। आप डाइट में वैरायटी दें बच्चों के, जैसे कि सभी तरह की दालें, जैसे कि राजमा, छोला, अरहर, सभी तरह की दालें दें। इवन सोयाबीन इज़ वेरी गुड। तो आप बच्चे के डाइट में इस तरह के सारे पल्सेस को ऐड कर सकते हैं। फोर्थ फूड ग्रुप आता है वेजिटेबल्स का। जब हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो सभी तरह के वेजिटेबल्स आप बच्चों को एक्सपोज करें, खिलाएं। हरी सब्जियां भी खिलाएं, सभी तरह की सारे कलर्स की वेजिटेबल्स आप खिलाएं। फिफ्थ नंबर का फूड ग्रुप आता है फ्रूट्स का। तो जब हम फ्रूट्स की बात करते हैं, अगेन सारे फ्रूट्स में कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं, तो हम सारे फ्रूट्स को इंक्लूड करें, बच्चे को सभी फ्रूट्स से एक्सपोज करें, उसको खिलाएं। तो अगर ये 5 फूड ग्रुप में से एक एक चीज़ भी बच्चा अपनी डाइट में शामिल कर रहा है तो मोर देन सफिशिएंट। कोई ऐसा फ्रूट, फूड, वेजिटेबल, ऐसा कोई भी जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं बच्चे के न्यूट्रिशन से? बिल्कुल, आजकल हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे की डाइट में बहुत ही ज़्यादा हम शुगरी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो अगर हम शुगर को कंट्रोल कर सकें, बच्चे की डाइट में अगर आप शुगर बहुत तरह से दे रहे हैं, कैंडीज़ और जंक फूड, एम्प्टी कैलोरीज अगर बच्चा खा रहा है, जैसे आइसक्रीम खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, या बाहर का पैकेज फूड बहुत ज़्यादा खा रहा है। आप देखते हैं बाजार में बहुत सारे ब्रेकफास्ट सीरियल आ गए हैं, वो एक्चुअली वो जंक कैलोरी होती है। तो अगर हम उन चीज़ों से अपने बच्चे को बचा सके, ब्रेड, मैदा, कुकीज़ से बचा सके, तो नथिंग लाइक दैट। आपने कहा शुगर अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कई पेरेंट्स का कहना होता है, कई लोगों मैंने सुना भी है ऐसा कि गुड़ चाहे हो जितना खिला लो, है ना, शुगर हमें अवॉइड करनी चाहिए, सॉल्ट की मात्रा भी हमें कम रखनी चाहिए। तो क्या वाकई ऐसा है कि गुड़ चाहे कितना खिला लो, या ऐसी कोई चीज़ जो गुड़ को भी रिप्लेस करती है? देखिए, गुड़ और शुगर एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। केवल इतनी सी बात है कि शक्कर का लेस प्रोसेस्ड वर्जन गुड़ है। अच्छा, तो हम शक्कर ना दे के गुड़ पे स्विच कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन गुड़ को भी आपको केयरफुली डाइट में इंट्रोड्यूस करना है बच्चे की। अगर आपने उसको गुड़ भी बहुत ज़्यादा देना शुरू कर दिया तो आगे चल के बच्चे को उससे भी दिक्कतें होनी शुरू हो सकती हैं, क्योंकि वो शुगर का ही फॉर्म है।
बॉडी में जाने के बाद वो शुगर के ही सारी चीज़ों से डिज़ाइन होता है, वो वैसे ही बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है। तो गुड़ हो या शक्कर हो, दोनों को ही आपको कंट्रोल्ड वे से ही बच्चे की डाइट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अच्छा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी है गुड़ या शक्कर का? गुड़ और शक्कर का सब्स्टिट्यूट, मिठास का सब्स्टिट्यूट एक ही है, वो है फ्रूट्स। अच्छा। तो आप फ्रूट्स दें या फिर आप खजूर दे सकते हैं, किशमिश दे सकते हैं। आप अगर उन चीज़ों को भी इंक्लूड कर सकते हैं तो चलेगा। अब्रॉड में जो बच्चों की न्यूट्रिशन होता है और हमारी कंट्री में जो न्यूट्रिशन होता है, उसमें क्या फ़र्क है? इंडिया में क्या गलतियाँ हो रही हैं? ओके, सो इंडिया में गलतियां भी हैं, अच्छाई भी हैं। हमारी इंडियन प्लेट की अगर हम बात करें तो वो एक बैलेंस्ड प्लेट है। अगर हम अपने लंच मील की बात करें तो उसमें अनाज भी होता है, और बेसिकली हमारा अनाज तो मिलेट्स है, मोटा अनाज है। तो मिलेट्स होते हैं, पल्सेस होते हैं। हम एक हाई बायोलॉजिकल एनिमल प्रोटीन भी रखते हैं, जिसमें कर्ड, रायता एक हिस्सा होता है। हम सब्जियां रखते हैं, हम चटनी रखते हैं, हम दालें भी रखते हैं। यानी अगर आप बात करें तो हमारी जो इंडियन प्लेट है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड है। लेकिन हम उसमें सैलेड भी होता है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो अगर हमने सैलेड को हटा दिया, हमने चावल की क्वांटिटी को डबल कर दी, हमने मीठा ज़्यादा खा लिया, तो ये हमारा सारा किया कराया गलती है कि अगर हम उस प्लेट को इम्बैलेंस करके इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फिर हमारी गलती है। ठीक उसी तरह अगर हम अब्रॉड की बात करें, फॉरेन की बात करें, तो वहाँ पर ब्रेड, अलग अलग तरह की ब्रेड्स बहुत खाते हैं। कई देशों में आलू का सेवन बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ का। लेकिन अगेन हर डाइट का कुछ अच्छा पार्ट होता है, कुछ रॉन्ग पार्ट होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप अब्रॉड में रह के भी हेल्दी सेलेक्ट कर रहे हो तो आप उस डाइट को भी इनकलकेट कर सकते हो। लेकिन इंडियन जो थाली होती है उसका तो एग्जाम्पल दिया जाता है कि दिस इज़ अ राइट बैलेंस्ड वे ऑफ ईटिंग योर मील। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ का हमें गर्व महसूस होना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन वहीं आज हम इंडियंस ही उस थाली को छोड़कर हम वन पॉट मील पे आ गए हैं। जैसे आप देखते होंगे कि कई घरों में हम आजकल लंच में सुनते हैं कि लोग पोहा खा लेते हैं, या हम चीले पे चले जाते हैं, या हम वन पॉट मील बना लेते हैं, हम कन्वीनियंट फूड पे चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल लोग लंच में सैंडविच खा रहे हैं। हाँ, तो अगर हम इस तरह से अपनी डाइट को चेंज कर रहे हैं और उसको बैलेंस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो बहुत जल्दी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बट अब्रॉड में ब्रेड्स वगैरह खा रहे हैं और सैंडविचेस, अगर हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं सैंडविच से, तो हम एक गलती कर रहे हैं। बिल्कुल गलती कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेड हमारा मील नहीं है। और अगर हम ब्रेड खा रहे हैं तो हमें उसमें प्रोटीन, फाइबर और फैट का राइट कॉम्बिनेशन रखना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें इस बात से डिपेंड करती है कि आप किस क्वालिटी का, किस कॉम्बिनेशन का फूड खा रहे हैं। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे माँ का लाड़ प्यार बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के प्रति, और वो लाड़ प्यार कहीं ना कहीं खाने में ज़रूर दिखता है कि अगर बच्चा 3 चम्मच खा रहा है तो वो उन्हें ज़बरदस्ती 1-2 चम्मच और खिला देते हैं, या फिर खा ले पीछे पीछे घूमती हैं माएँ। तो ये प्रैक्टिस जो है कितनी सही है, कितनी गलत है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, मैं तो इस प्रैक्टिस के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। अच्छा। क्योंकि जब हम बहुत फोर्स फीडिंग करते हैं तो बच्चे के अंदर एक नेचुरल क्लॉक होता है, हम सब के अंदर होता है। हाँ। लेकिन बचपन से हमने उस क्लॉक को बिल्कुल यूज ही नहीं किया। मतलब कि जब हमारा पेट भर जाता है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली बताती है कि आपका पेट भर गया। हाँ। उसके बाद भी अगर आपको कोई फोर्स फीडिंग करे, आपको 3-4 चम्मच, 1-2 रोटी एक्स्ट्रा खिला दे, तो वो क्लॉक खराब हो जाता है। तो इससे आपको आगे भी आप ओवर ईटिंग करने लगते हैं। तो ये फोर्स फीडिंग करना तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। हमें हमेशा डिमांड वर्सेस सप्लाई, मतलब जब बच्चा डिमांड करे तब हम उतना ही फूड बच्चे को खिलाएं, ऐसा ही चलना चाहिए। फोर्स फीडिंग तो हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती जो हम करते हैं कि लाड प्यार में बच्चे को मीठा खिलाना, या भूख न रहने पे भी उसको फूड देना, या उसकी हर डिमांड पूरी करना। जैसे बच्चे ने डिमांड की है कि मुझे आइसक्रीम खाना है तो उसे आइसक्रीम खिला दी। घर में रिश्तेदार होते हैं तो वो चॉकलेट खाना है तो चॉकलेट खिला दी। बच्चे ने चिप्स की डिमांड की तो हमने चिप्स दिला दिया। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें करना। और आजकल मैंने देखा है कि बहुत बार हम अपना समय बचाने के लिए भी बच्चे को इस तरह के फूड दे देते हैं। हाँ। ताकि वर्किंग पेरेंट्स हैं या हमारे बच्चे इस तरह के फूड बहुत फ्रिक्वेंटली खा रहे हैं, तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है एज अ सोसाइटी कि हम किस क्वालिटी का फूड अपने बच्चे को दे रहे हैं। आफ्टर 6 मंथ बच्चे को कौन सी सप्लीमेंट देने चाहिए और कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए? पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आफ्टर 6 मंथ बच्चे को धीरे धीरे हमें नेचुरल नॉर्मल फूड रूटीन पे लाना चाहिए। धीरे धीरे फूड को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हमें उनसे फ्रूट्स देना चाहिए, दाल का पानी देना चाहिए, थोड़ी सी दही हम दे सकते हैं।
हम चपाती, सब्जी, सभी चीज़ों से धीरे धीरे करके बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके। आइडिया ये है कि जो हम मेन फूड खाते हैं, जिस तरीके का फूड हम खाते हैं उसी फूड पे बच्चा भी बहुत जल्दी आ सकता है, बट डिपेंड करता है कि उनके जो टीथ स्ट्रक्चर हैं वो प्रॉपरली फॉर्म हुए कि नहीं। तो यूजुअली हम सॉफ्ट डाइट से शुरू करते हैं, सॉफ्ट डाइट के साथ धीरे धीरे हम उसे मेन स्ट्रीम जैसा हम फूड खाते हैं वैसे डाइट पे ले आते हैं। तो इस पूरे ट्रांजिशन पे अगर मदर्स का भी मिल्क चल रहा है तो ये बड़े आराम से ये ट्रांजिशन हो जाता है, क्योंकि बच्चा अपनी मर्जी से धीरे धीरे चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। जहाँ तक बात की आपने सप्लीमेंट की, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि फूड अपने आप में पूरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पावर रखता है, लेकिन उसके बावजूद अगर बॉडी अंडरगो कर रही है कोई पर्टिकुलर डेफिशिएंसी की, तो डॉक्टर की सलाह से आप वो पर्टिकुलर सप्लीमेंट या न्यूट्रिशन आप ले सकते हैं। मैं उस प्रैक्टिस की बात करना चाहूँगी जो सेल्फ ईटिंग कहा जाता है। जैसे मैं देखती हूँ अब्रॉड में बच्चे 3-4 महीने या 6 महीने में ही खुद से खाना सीख जाते हैं, बट व्हेन वी सी इन इंडिया तो यहाँ पर बच्चे 1 साल के 2 साल के हो जाते हैं, बट स्टिल उन्हें मम्मी जो है वो फीड करती हैं, स्पून से खिलाती हैं। तो ये प्रैक्टिस कैसे हमारे देश में भी आ सकती है? देखिए, मैंने कहा कि इंडिया जो है वो इमोशन का देश है, और यहाँ पे बच्चों को हम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, और इस कारण से हमने ये देखा है कि बच्चे बहुत बड़े होने तक भी उनको पेरेंट्स फीड करते रहते हैं अपने हाथों से। तो डेफिनेटली हमें अपने बच्चों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, और जितना जल्दी वो खुद से खाना सीख जाएं, शुरू कर दें, तो उससे उनकी एक आदत भी डेवलप होती है। इनफैक्ट मैं तो इस बात के भी फेवर में हूँ कि जब हम बच्चों को छोटे छोटे कामों में भी इन्वॉल्व नहीं करते हैं, हाँ। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि समर वेकेशन में सारे बच्चे घर पर है, तो वो सभी बच्चे टीवी और मोबाइल देख रहे हैं, पेरेंट्स के पास बहुत काम है लेकिन वो बच्चों से शेयर नहीं करते हैं। तो मैं तो ये भी मैसेज देना चाहूँगी कि ना केवल हम बच्चों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएं अर्ली एज से, ना केवल खाने के मामले में, बल्कि हम उन्हें मोटिवेट करें, चाहे आपके पास कितने भी रिसोर्सेज हों, काम के लोग हों, सब लोग हों, लेकिन आप बच्चों को मोटिवेट करें कि वो अपना बेड खुद से जमाएं, अपनी चीज़ों को ठीक से रखें, इनफैक्ट आपको किचन में भी हेल्प करें। तो जितना जल्दी हम बच्चों को इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में लाएंगे उतना ही बेनिफिट बच्चों को भी होगा और एज अ पेरेंट हमको भी होगा। हाँ, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे वीडियोस भी देखे हैं अब्रॉड के, जहाँ बच्चे बैठे होते हैं, मम्मी थाली रख के रख देती हैं और वो भले ही अपने आप को गंदा कर लें, बट तुम खाओ, अपने आप खुद से खाओ। ये प्रैक्टिस मैंने देखी है। और इस प्रैक्टिस का फायदा भी है। अच्छा। ऐसा करने से बच्चे को सेल्फ सिलेक्शन आता है और उनको एक टेस्ट भी आता है, क्योंकि जब आप खुद एक्सप्लोर करते हो तो उस फूड के प्रति आपकी चाहत बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल सही और बात वही है। अगर रेडी बाइट आपके मुंह में जाती है तो आप उस चीज को रिलिश नहीं कर पाते। 6 महीने के बाद अब मैं 1 साल के बच्चों पे आना चाहूँगी। ये वाला जो स्टेज होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अगर कहा जाए तो, क्योंकि जैसे ही बच्चे थाली में ग्रीन वेजिटेबल्स देख लेते हैं या कुछ ऐसा देख लेंगे तो वो अवॉइड करते हैं, उस चीज़ को खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस चीज़ से कैसे डील किया जा सकता है? तो 1 साल से लेकर के 6 साल के बच्चों की एक साथ बात करते हैं, क्योंकि ये प्री स्कूलर बच्चे कहलाते हैं। अच्छा। अब ये प्री स्कूलर बच्चों के साथ जो एक चीज हम देखते हैं वो ये है कि उनका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत स्पीड से हो रहा होता है। अच्छा। तो उनको खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, वो दुनिया को और अपनी आसपास की चीज़ों को समझ रहे होते हैं, क्योंकि 80% ब्रेन डेवलपमेंट प्री स्कूल एज में हो जाता है। तो उनकी एक एक क्षण, एक एक पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो दे आर लाइक जूनियर साइंटिस्ट। तो वो हर एक चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, और पेरेंट का बड़ा इंटरेस्ट होता है कि उस समय वो उनको खिलाएं, उनकी फूड की ध्यान रखें। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि फूड से भी ज़्यादा ब्रेन फूड है जो काम कर रहा है। तो आप एज अ पेरेंट इंश्योर करें कि बच्चे के पास टाइम टू टाइम प्रॉपर मील आप दें, बट उससे एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रखें। वो कुछ खाता है, कुछ चीज़ें नहीं खाता, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चा सीख जाएगा। हम गलती क्या करते हैं कि अगर बच्चे ने एक बार एक चीज़ को रिजेक्ट कर दी तो हम या तो उसको पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं तुम ये चीज़ खाओ, या फिर उसको लेबल कर देंगे कि ये चीज़ नहीं खाता। हाँ। और या फिर तीसरे तरह के पेरेंट होते हैं कि अगर बच्चा कुछ नहीं खा रहा तो कुछ भी खा ले चलेगा। जैसे कि अगर तुम रोटी सब्जी नहीं खा रहे हो तो तुम बिस्किट खा लो चलेगा, लेकिन तुम कुछ खा लो। तो ये तीनों ही कैटेगरी में हमको नहीं रहना है। हमें स्मार्ट पेरेंटिंग करनी है, हमें उनकी ज़रूरत की चीज़ें ज़रूरत के समय पर देनी है, जितनी खाए उतना चल जाएगा। दूसरा, हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि कुछ ना खाए तो कुछ भी खा ले, वो वाला एटीट्यूड भी हमें नहीं रखना है। और ना ही बच्चे को लेबल करना है कि तुम ये नहीं खाते, और ना ही बच्चे को फोर्स फीड करना है, पनिश फीड नहीं करना है। तो बिल्कुल कंफर्टेबली उसको 6 साल तक बच्चे को चलने दीजिए। 6 साल के बाद वो बच्चा ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें खाने लगेगा,
और फूड की रेगुलर हैबिट में भी आ जाएगा। एक और प्रैक्टिस होती है फोर्स फीडिंग के साथ साथ, जैसे बच्चा नहीं खा रहा है या वो अवॉइड कर रहा है, थाली हटा दे रहा है, तो इन जनरल पेरेंट्स जो होते हैं वो फोन दिखा देते हैं, मोबाइल देखकर खाना खाते हैं बच्चे। बिल्कुल, बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि जब हम बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग का मतलब ही है कि जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारा ध्यान हो। अब दिक्कत ये आती है कि वो बच्चा एक जगह पे बैठ के खाना नहीं खाएगा, तो वो दौड़ दौड़ के खाएगा, बट मेक श्योर करें कि वो दौड़े भागे वापस आए और फिर आपके हाथ से वो खाना खा ले। लेकिन उसे एक जगह पे बिठाने के चक्कर पे अगर हम उसे फोन या मोबाइल दिखा रहे हैं तो इससे हम उसका ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं, और बच्चे का जो स्टमक है वो या तो ओवर ईटिंग भी कर सकता है या फिर उसे रियलाइज ही नहीं हो रहा कि वो खा क्या रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फूड के साथ एक अच्छा रिलेशन बैठे। तो डाइनिंग टेबल पे जब हम फैमिली टाइम करते हैं उस समय ही अगर आप बच्चे को खिला पाएं, या फिर आप बच्चे को कहानियों के थ्रू इंगेज कर सकते हैं। जो मदर की कहानियाँ होती है वो बच्चे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, तो कहानियों के थ्रू आप बच्चे को इंगेज कर सकते हैं, एक जगह पे बिठा सकते हैं, खिला सकते हैं। तो उन्हें फ़ोन और मोबाइल बिल्कुल भी ना दिखाएं। कुछ ऐसे ऑप्शंस, जैसे कोई बच्चा नहीं खा रहा है खाना, तो कुछ आप ऐसे ऑप्शंस बता सकते हैं या पेरेंट्स को फॉलो करने चाहिए? अगर कोई लौकी नहीं खाता तो उसका आप सब्स्टिट्यूट ये कर सकते हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल, बच्चों को इस ड्यूरेशन पे मतलब 1 से 6 साल के बच्चों को पिकअप स्नैक बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आप उनको टास्क दे दें, टूथपिक दे दें, चम्मच दे दें और उसे कुछ-कुछ चीज़ें दे दें, और उनका एक कहानी के साथ एक रिलेशन बनाना, थोड़ा-सा इनोवेटिव तरीके से चीज़ों को प्रेज़ेंट करना। जैसे कि अगर आप उन्हें पराठा खिलाना चाहते हैं, स्टफ़ पराठा, तो आप उसे अगर पिज़्ज़ा के शेप में, बहुत सारा पिज़्ज़ा के शेप में काट दें, तो बच्चा एक-एक स्लाइस उठा के खा सकता है, वो खुद भी खा सकता है। तो इस तरह के अगर आप इनोवेशन देते हैं बच्चे को, पिकअप स्नैक्स देते हैं। अगर हम वेजिटेबल का एक कटलेट बना दें, जो तवे पे भी हम सेक सकते हैं, पनीर की कटलेट बना दें, या पनीर के कुछ पीसेस को हम रोस्ट करके बच्चे को दे दें, तो वो खुद ही पिकअप कर करके उसको जैसे बड़े हमारी आसानी मम्मी से तो लौकी खिलाती थी लेकिन कहती थी बेटा आलू बना दिया है। ऐसा भी कुछ लौकी, अगर अगर आप लौकी खिलाना चाहते हैं तो बेशक आप लौकी खिला सकते हैं, क्योंकि लौकी तो बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल है, और आप उसे खुद कितना खाते हैं पहले वो ध्यान दें, क्योंकि बहुत बार हमारा खुद का भी उसके प्रति एटीट्यूड सही नहीं रहता, तो आप बच्चे को नहीं खिला पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिस हमें तो बचपन में ऐसा बहुत बार किया गया है कि बनता कुछ है और बोला कुछ जाता है और हम उसे खाते भी हैं। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जैसे आपने कहा कि पराठे को पिज़्ज़ा में काट दिया, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई थिंक सो। अब मैं मिल्क की बात करना चाहूँगी। दूध, आमतौर पर कहा जाता है कि 1 ग्लास दूध पीजिए, आपको सारे न्यूट्रिएंट मिल जाएँगे। क्या ये सच है? एक इंडियन फैमिली में आमतौर पे दूध को बहुत ऐसा देखा जाता है। देखिए, दूध बच्चों के लिए अच्छी है, ग्रोथ की जर्नी को दूध से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इवनिंग के स्नैक के तौर पे भी दूध बहुत अच्छा है। लेकिन 2-3 गलतियां हम करते हैं। एक तो दूध ही दूध अगर बार बार पिला रहे हैं, स्कूल जाने के पहले दूध, शाम को दूध, डिनर के बाद दूध, तो कभी कभी ये ओवर फीडिंग कर देता है और बच्चों को ओबेसिटी की तरफ भी ले जाता है। दूसरा, अगर हम दूध में कुछ पाउडर्स ऐड कर रहे हैं जिसको आप सोचते हैं हेल्दी है, हड्डियां मजबूत करेगा, वो बड़े बड़े क्लेम्स आप देखते हैं, है ना, बूस्ट एनर्जी ऐसा वैसा, तो वो पाउडर बहुत गलत है, क्योंकि वो केवल शुगर ही ऐड कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा शुगर ऐड करके भी अगर आप दूध दे रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हाइपर कैलोरी और बच्चे की डेंटल कैरीज को भी बढ़ाता है। तो और तीसरी गलती हम करते हैं दूध को कि मतलब वही एक्स्ट्रा दूध दे देना, ये सब चीज़ें अगर हम ना करें तो दूध बहुत अच्छी एक ऑल्टरनेट है बच्चे के डाइट में ऐड करने के लिए। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी सभी पेरेंट्स को कि आप एक मील पे आप उसे दूध दें, एक मील पे आप उसे कर्ड दें, और कुछ मील पे आप उसे पनीर के रूप में भी आप दे दें। तो इससे क्या होगा कि हम सभी तरह की प्रैक्टिसेस कर पाएंगे और बच्चे को आप एक्स्ट्रा फीडिंग से भी बचा पाएंगे। एक दिन में कितने बार दूध देना चाहिए फिर? मेरे ख्याल से बस एक बार 500 ml मिल्क इज सफिशिएंट, मतलब आप 2 बार मैक्सिमम दे सकते हैं। दिन भर में जो टोटल मिल्क इनटेक होता है बढ़ते हुए बच्चों का, वो 500 ml से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा दिया तो क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर इससे ज़्यादा दिया तो दूसरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और बच्चे को फाइबर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दूध में एक चीज़ मिसिंग है, वो है फाइबर। दूध में आयरन भी नहीं होता, तो मुझे लगता है कि वो फिर आउट ऑफ बैलेंस चला जाएगा। आजकल हम देखते हैं, मैंने काफ़ी सारी स्टडीज़ की हैं और उसमें आजकल जो मिल्क बन रहे हैं वो सिंथेटिक मिल्क होते हैं और एक्चुअल जो न्यूट्रिएंट होता है मिल्क में, वो अभी के दौर में जो मिल्क आ रहे हैं वो उसमें है ही नहीं। इवन आई वाज सीइंग अ वीडियो जिसमें एक मैम वो बता रही थी
कि अगर आप दूध पी रहे हैं तो आप जहर ही पी रहे हैं। और एक मैंने पॉडकास्ट किया था पहले, मिलेट मैन ऑफ इंडिया आए थे हमारे यहाँ IBC 24 में, उन्होंने कहा था आप रागी मिल्क पीजिए। तो ये प्रैक्टिस क्या अपना सकते हैं पेरेंट्स? देखिए गजल, जो डेयरी मिल्क होता है ना, एनिमल मिल्क, वही सबसे बेस्ट मिल्क माना गया है। अच्छा। उसकी तुलना ना रागी मिल्क कर सकता है, ना ओट मिल्क कर सकता है, ना बादाम का दूध कर सकता है, ना कोई और दूध कर सकता है, सोया मिल्क भी नहीं कर सकता। तो ये श्रेष्ठ है, मतलब ये सबसे सुप्रीम कैटेगरी का, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। जहाँ तक बात आई एडल्ट्रेशन की, नकली दूध की, तो ये रिस्क आजकल सभी फूड में है। नकली पनीर भी अवेलेबल है, नकली फल भी, नकली राइस भी, हर एक चीज़ नकली आ रही है। हमारा सोर्स क्या है प्रोक्योरमेंट का, हमें वो ध्यान देना है। और जो डेयरी मिल्क होता है वही सबसे बेस्ट क्वालिटी का मिल्क माना गया है। तो अगर हम डेयरी मिल्क दे रहे हैं बच्चे को तो वो भी लिमिट से दें और उसी मिल्क पे स्टिक रहें। लेकिन अगर बच्चे को किसी कारण से मिल्क इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, वो मिल्क को पचा नहीं पा रहा, इन दैट केस हम उसे सोया मिल्क या किसी और मिल्क में जाने की सलाह देते हैं। बट उनका न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी तरह से बदल जाती है। मतलब जो जो प्रोटीन आपके डेयरी मिल्क में होता है वो आलमंड मिल्क में नहीं होता। हाँ। या जो न्यूट्रिशन आलमंड मिल्क में होता है वो ओट्स मिल्क में नहीं पाया जाता। तो हम इनको कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही होगी कि हम मिल्क दे रहे हैं तो मिल्क ही दें। मिल्क की जगह आप कर्ड पे स्विच कर सकते हैं, बट डेयरी मिल्क कर्ड इज वेरी गुड। ओके, तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आप कर्ड दे रहे हैं बच्चे को तो बेस्ट है। आपने एक बात का जिक्र किया, ओबेसिटी। हाँ। ज़्यादा अगर मिल्क देते हैं बच्चे को तो वो ओबेसिटी हो सकती है। हाँ। इसके अलावा, क्योंकि आजकल बड़ों में तो ओबेसिटी होती है, बट हम देखते हैं कि बहुत छोटे बच्चों में भी ये दिक्कतें आ रही हैं, ओबेसिटी की दिक्कत आ रही है। तो क्या वजह हो सकती है इसके पीछे की अपार्ट फ्रॉम मिल्क? ओके, तो मैं बहुत बार देखती हूँ कि जो मेरे पास ओवरवेट बच्चे आते हैं, फैटी लीवर लेकर आते हैं, प्री डायबिटिक कंडीशन, हाई कोलेस्ट्रॉल वैल्यू लेकर आते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके ऊपर फोर्स फीडिंग बहुत चल रही है। लाइक बच्चा सो कर उठता है, स्कूल जाने के पहले दूध, 1 गिलास दूध पीना है, फिर स्कूल जाते ही बच्चे को एक शॉर्ट टिफिन में कुछ खाना है, लॉन्ग टिफिन में, फिर आते आते रास्ते में कुछ खाना है। हाँ। फिर आने के बाद पूरा खाना खिलाया जाता है, फिर ट्यूशन भेजा जाता है, फिर खाना, डिनर लेट चलता है, डिनर के बाद भी बेड टाइम मिल्क दे दिया जाता है। तो अगर हम काउंट करें तो ओवर कैलोरी इनटेक बच्चे की जा रही है। तो इस चीज़ को हम ध्यान दें। मतलब हम ये सोच के ना बैठें कि बच्चा का हेल्थ ज़्यादा है तो वो हेल्दी बच्चा है, या इट इज़ ओके टू बी ओवरवेट एट दिस एज, चबी चबी किड्स क्यूट होते हैं, चबी क्यूट क्यूट, वो बिल्कुल भी ना सोचें। अगर आप अपने बच्चे को ज़्यादा उम्र वाले कपड़े पहना रहे हैं तो अभी से ध्यान दें, उसकी डाइट को ठीक रखें। और सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि अगर आपका बच्चे की वेट ज़्यादा है तो डाइट कंसल्टेशन नहीं करनी है, क्योंकि छोटे बच्चे डाइट नहीं करते। तो जो डाइट है वो राइट डाइट या कंसल्टेशन हर उम्र में ज़रूरी है। मतलब वो जैसे कि आप अभी अपन बात ही कर रहे थे कि 6 मंथ के बच्चे के लिए भी एक कंसल्टेशन ज़रूरी है कि राइट ब्रेस्ट फीडिंग करना, सही प्रैक्टिसेस करना। तो राइट फूड हर एज में ज़रूरी है। तो अभी वो कुछ भी खा सकता है क्योंकि वो बच्चा है, बड़े होके वो नहीं करे या करे, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट फूड पैटर्न हर एज में ज़रूरी है। हाउ कैन वी डिफाइन राइट फूड पैटर्न? एक दिन में एक बच्चे को कितनी कैलोरीज देनी चाहिए और खाने में क्या क्या हम दे सकते हैं? तो राइट फूड पैटर्न 2 चीज़ों से बना है, एक एक्चुअल फूड और दूसरा आपकी लाइफ स्टाइल। तो अगर हम दोनों को सही रखते हैं तभी वो सही रिजल्ट आएंगे। तो अगर हम लाइफ स्टाइल की बात करें तो उठने के 2-3 घंटे तक बॉडी क्लेंजिंग मोड पे होती है, एलिमिनेशन फेज पे होती है। उस समय मेक श्योर करें कि बच्चा हाइड्रेट हो, ना कि आप उसे मिल्क और चाय और कॉफ़ी या नींबू पानी पकड़ा रहे हैं। आप उस समय नॉर्मल पानी का इंटेक लेने दें बच्चों को और क्लिनज होने दें बॉडी को, मोशन वोशन होने दें। जब बच्चे को भूख लगे तब उसे फर्स्ट मील दें। और जो फर्स्ट मील होता है उसमें जनरली हमारे नाश्ते में जो बनता है पोहा, उपमा, इडली, ढोकला, मेक श्योर करें कि उसके पहले बच्चे नट्स खा लें, थोड़ा फ्रूट्स खा लें। और जो आप प्रिपेयर करते हैं ब्रेकफास्ट वो थोड़ा हाई प्रोटीन बनाएं, यानी कि उसमें ब्रेड और मैदा अवॉइड करें, कार्ब्स कम करें, सूजी का भी इंटेक थोड़ा हम कम करें। आजकल हम देखते हैं कि हर घर में कन्वीनियंट फूड के तौर पे सूजी और ब्रेड ही एवरीडे बन रही है, तो उसकी जगह हम थोड़े चिकपी बेस्ड, दाल बेस्ड आइटम को प्रेफर करें। और साथ ही साथ अगर बच्चे को हम वहाँ पर 1 कप मिल्क या कर्ड दे सकें तो सबसे बेस्ट है। फिर मिड मील में अगर बच्चा हंग्री हो रहा है तो आप उसे फ्रूट्स दे सकते हैं। लंच मैंने आपको डिस्कस ही किया कि लंच की प्लेट हमारी पूरी बैलेंस्ड थाली है, तो राइस, दाल,
रायता, दही, जैसा हम पूरा लंच लेते हैं वैसा लंच हम बच्चे को भी परोसें। सैलेड मेक श्योर करें कि छोटी छोटी भूख में हम उन्हें सैलेड दे सकते हैं, ककड़ी खीरा दे सकते हैं। इवनिंग के वक्त आप अगेन बच्चे को मिल्क दे सकते हैं, अगर बच्चा नॉन वेजिटेरियन है तो उसे एग दे सकते हैं, हम पनीर कर्ड का कोई चीज़ दे सकते हैं, फ्रूट्स खिला सकते हैं। और डिनर हमें उन्हें थोड़ा जल्दी कराना चाहिए। अगर बच्चा 10 बजे के बाद डिनर कर रहा है तो ये चीज़ अगेन हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो जब बच्चे को प्रॉपर भूख लगे उसी समय मील दें। और डिनर में अगेन आप उन्हें चपाती सब्जी, आप उन्हें किसी भी तरह का खिचड़ी, दलिया, पुलाव, कितने रायता। बजे तक हो जाना चाहिए डिनर तभी? अगर हम डिनर की बात करें तो हमारा लास्ट टू लास्ट जो डिनर का टारगेट होना चाहिए वो 9 ओ क्लॉक तक लास्ट टारगेट होना चाहिए और 9:30। लेकिन हम देखते हैं कि कई बच्चे पेरेंट्स का वेट करते हैं और लेट नाइट डिनर करते हैं, लेट नाइट सोते हैं और फिर दिन भर उनकी ग्रोथ अफेक्टेड होती है, एनर्जी का लेवल अफेक्टेड होता है। बहुत जल्दी स्कूल खुल जाने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक रूटीन बच्चों का सही होना बहुत ज़रूरी है। और टीवी देख के खाना, जंक फूड खाना, चिप्स, कुरकुरे, बीच बीच में बिस्किट्स खाना, ये सब अवॉइड करना चाहिए। आपने कहा कुछ दिन में स्कूल खुलने वाले हैं बच्चों के, तो एक आइडियल लंच बॉक्स जब मम्मा बनाती है तो शॉर्ट ब्रेक के लिए और लॉन्ग ब्रेक के लिए लंच में क्या दे सकते हैं? और दूसरी चीज़ ये, क्योंकि मैं आमतौर पे देखती हूँ कि पराठा सब्जी या मैगी, पाव भाजी, ये सारी चीज़ें दे दी जाती हैं और कई बार बहुत सारी दे दी जाती हैं कि अपने फ्रेंड्स को भी देना, ऐसा मतलब प्रैक्टिस होती है आमतौर पर इंडियन घर की। तो क्या लंच बॉक्स में क्या होना चाहिए? ओके, तो लंच बॉक्स एक मेजर मील है तो बैलेंस्ड होना ज़रूरी है। तो आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करें उसमें, जैसे कि अगर आप रोटी सब्ज़ी दे रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप रोटी सब्ज़ी नहीं चाह रहे हैं, आप कुछ स्नैक देना चाह रहे हैं तो आप काठी रोल बना सकते हैं, हम इस तरह के चीले प्रिपेयर कर सकते हैं, हम इस तरह के कटलेट्स प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि होलसम मील है। इनफैक्ट हमने रोटी सैंडविच भी बनाया हुआ है, रोटी का सैंडविच बहुत टेस्टी बनता है। हमने बहुत सारी इनोवेटिव डिशेस बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई हैं गज़ल, जो मैं सबको कहना चाहूँगी कि हमारे नाम से ही, न्यूट्रिशिल्प शिल्पी गोयल के नाम से हमारे चैनल पे बहुत सारी हेल्दी टिफ़िन रेसिपीज़ हमने डाली हुई हैं। इसी तरह हम शॉर्ट टिफ़िन ब्रेक की बात कर रहे थे, तो शॉर्ट टिफ़िन ब्रेक में यूजुअली मखाना, नट्स, फ्रूट्स, या अगर बच्चे को ज़्यादा भूख लगती है तो आप चने, मूंग, स्प्राउट, इस तरह की चीज़ें अगर दे दें तो ये बेस्ट है। और मेन लंच के लिए आप एक हेल्दी सिलेक्शन करें तो मैगी बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नो है। और अगर आप रोटी सब्ज़ी दे रहे हैं, पुलाव खिचड़ी दे रहे हैं या काठी रोल दे रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप भाजी बना लें और उसको भी चपाती के साथ अगर आप बच्चे को देते हैं तो बेस्ट है। कोई ऐसे 5 फूड जो एक पेरेंट को अवॉइड ही करने चाहिए टॉडलर्स के लिए या फिर छोटे बच्चों के लिए, क्या होने चाहिए? तो मैं इसको 5 सी बोलूँगी, 5 सी, ओके, है ना? चिप्स, कैंडी, चॉकलेट, कुकीज़ एंड कोक। वेरी नाइस। 5 सी हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और इसकी लिमिटेशन होनी चाहिए बच्चों की रूटीन पे। अब मैं आना चाहूँगी पैकेज्ड फूड रीडिंग लेबल्स पे। एक पेरेंट, मम्मा है, पापा है, अगर कुछ लेने जा रहे हैं सुपरमार्केट्स में, तो उन्हें लेबल रीडिंग कैसे करनी चाहिए? अपने बच्चों को जब कुछ खिला रहे हैं, उनके लिए कुछ ले रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो सामने क्लेम लिखे रहते हैं ना कि हाई एनर्जी, लो कैलोरी, हाई प्रोटीन, वो आपको भटकाने के लिए होते हैं। हमेशा फूड को पीछे पैकेट पलट के इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है, उसको आप ज़रूर देखें। और इंग्रेडिएंट में एफएसएसएआई का रूल है कि जो चीज़ उस पैकेट में सबसे ज़्यादा मौजूद है वो सबसे टॉप पे होगी, यानी कि इंग्रेडिएंट घटते हुए क्रम में रहेंगे, जो चीज़ सबसे ज़्यादा है वो सबसे टॉप पे होगी। तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक ओट्स कुकी खरीद रहे हैं तो सबसे टॉप में क्या होना चाहिए? ओट्स होना चाहिए। यानी वो ओट्स कुकी है तो ओट्स उसमें सबसे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन आप ये सुन के सरप्राइज रह जाएंगे कि हमारे इंडिया में जो ओट्स कुकी बहुत सारे ब्रांड्स में मौजूद हैं, पलट के देखते हैं तो उसमें ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा भी इंक्लूडेड रहता है। और अगर वो सबसे टॉप में तो आप समझ जाएंगे कि इसमें ओट्स कुछ फ्रैक्शन, जैसे आप देखते होंगे नट्स कुकी लिखा रहेगा, पर नट्स उसमें बहुत कम मात्रा में होता है। तो ये सब चीज़ों को आप पीछे पलट के नोटिस कर सकते हैं। और कई बार तो आप जान के हैरान रह जाएंगे कि ब्रेकफास्ट सीरियल जो आप बड़े हेल्दी समझ के खाते हैं, है ना, चोकोस, कॉर्नफ्लेक्स, जब आप पलट के देखेंगे तो उसमें शुगर फर्स्ट इंग्रेडिएंट रहता है। तो इस तरह से हमें पलट के ज़रूर रीड करना चाहिए। और कई बार आप ये जान नहीं पाएंगे कि शुगर के नाम से नहीं लिखते हैं। अच्छा। शुगर के 5-6 अलग अलग नाम होते हैं। तो वो शुगर भी लिखते हैं और अलग अलग नामों से भी उसको फ्रैक्शन वाइज डिवाइड कर देते हैं। जैसे सुक्रोज,
हाँ, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, डेक्सट्रोज, ये सारे शुगर के ही अलग अलग तो नाम चाहे हैं। कान को ऐसे पकड़िए मैल्टोज, चाहे ऐसे या पकड़िए, वो तो कान को है चाहे ही ऐसे शुगर। पकड़े या ऐसे पकड़े, और अगर उसके अंदर आप ऐसे इंग्रेडिएंट पढ़ रहे हैं जिनका नाम आपको पता नहीं है, हाँ, तो समझ जाइए कि उसमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव, सिंथेटिक कलर्स भी मिले हुए हैं। कई बारी मैं देखती हूँ नो एडेड शुगर, फोर्टिफाइड और मल्टीग्रेन, हेल्दी, ये सारी चीज़ें भी लिखी होती हैं। तो ये क्या सच होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि कई बार वो चीज़ तो ठीक है, पर उसके बाद दूसरी चीज़ें उसमें एडेड है, जैसे कि ग्रैन्युला बार, हुँ, है ना, जो बच्चे को पेरेंट्स बच्चों को बहुत जल्दी आसानी से लेने दे देते हैं। हाँ, जैसे शुगर फ्री आइसक्रीम, है ना, बच्चों को लगता है इसमें तो शुगर है ही नहीं, लेकिन उसमें दूसरे जो एडिटिव्स डले हुए हैं उसको शुगर करने के लिए, जैसे डाइट कोक। तो डाइट कोक में जो आर्टिफिशियल स्वीटनर डला हुआ है वो आपको नॉर्मल कोक से भी ज़्यादा नुकसान करता है। तो ये डाइट कोक, हेल्दी ग्रैन्युला बार, नो एडेड शुगर आइसक्रीम, इन सभी चीज़ों से सावधान रहना है। मैं कल ही पढ़ रही थी एक केस, कोई बच्चा था एक, 10 या 11 साल का होगा वो 45 दिन में 45 उसने डाइट कोक पी ली। अरे बाप, हाँ, और फिर वो डाइट कोक इज़ लाइक हम अच्छा एक नो एडेड शुगर वाला कोक पी रहे हैं, ऐसा हमें लगता है, बट वो हॉस्पिटल पहुँच गया था। 100%। तो यही गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं। तो मैं तो पेरेंट्स को यही बॉटम लाइन दूंगी कि पैकेज्ड फूड का इन्वॉल्वमेंट किचन में कम से कम हो, ऐसा आप कोशिश करें। आप बहुत तरह की मेयोनीज लाते हैं, हाँ, वो मेयोनीज भी बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्म करती है। हम जो पॉपकॉर्न खिलाते हैं, रेडीमेड पॉपकॉर्न्स खिलाते हैं, कई बार मैकेन्स जो बच्चों को रेडीमेड चीज़ें तल तल के हम देते हैं, फ्रोज़न। फ्रोजन फूड, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डेट्रीमेंटल है बच्चों की हेल्थ पे। जो बच्चे हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, पीसीओडी हो रहे हैं, ये सब इसी चीज़ की देन है। तो आप जितना नेचुरल फूड पे रखेंगे उनको, जितना किचन मेड फूड पे रखेंगे हम, उतना ही अच्छा है। जिन चीज़ों को आप रियलिटी से देख पा रहे हैं, जो इंडस्ट्री से बनकर नहीं आ रहे हैं, उन चीज़ों पे रखना ही बेस्ट है। ऐसी कोई 3 चीज़ें जो एक पेरेंट को लेबल में देखनी है और वो होनी ही होनी चाहिए, मतलब मैंडेटरी है कि वो होनी चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हैं कि उसमें मैदा, अगर ऑल पर्पस फ्लोर के नाम से वो लिखते हैं, या शुगर या सॉल्ट का प्रमाण बहुत ज़्यादा अगर उसमें जा रहा है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर उसका हेल्दियर वर्जन देखा जाए, हाँ। जैसे ये तो अनहेल्दी हो गया, हमें वो नहीं लेना है। हम्म। अगर हम लेना चाहते हैं वो सप्लीमेंट, तो कौन-सी चीज़ें उसमें होनी चाहिए? और डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ परचेस कर रहे हैं। सपोज एक आप योगर्ट परचेस कर रहे हैं, हाँ। तो योगर्ट में नेचुरली कर्ड का अमाउंट सबसे पहले होना चाहिए। अगर आप नट्स की कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो नट्स का अमाउंट सबसे पहले होना चाहिए। या फिर अगर आप फ्लेक्स खरीद रहे हैं, सपोज ज्वार के फ्लेक्स खरीद रहे हैं, तो ज्वार की क्वांटिटी उसमें सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या खरीद रहे हैं और उसके बाद उसमें और क्या चीज़ें एडेड हैं। तो कई बार लोगों को लगता है कि बहुत ही स्पाइसी मसालेदार चीज़ें बच्चों को पसंद आती है, बट उस मसालों को चिपकाने के लिए जो ऑयल यूज़ हुआ है, तो कई बार आप पीछे पलट के देखें, उसमें लिखा रहेगा पाम ऑयल। तो ये बहुत ही लो ग्रेड ऑयल है जो आपको नुकसान करेगा आगे चल के। तो इन चीज़ों के लिए पेरेंट्स को और बच्चों को केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मूविंग फॉरवर्ड, मैं अब आती हूँ इंटरनेट वर्सेस डॉक्टर वाले सेगमेंट में अपने, जहाँ पर इंटरनेट में बहुत सारे क्लेम्स किए जाते हैं, पेरेंट्स की कॉमन प्रैक्टिसेस होती हैं, लेकिन जब मैं एक डॉक्टर से बात करती हूँ तो वो बहुत एक अलग सच्चाई बताती हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दूंगी, उसके बाद आपको बताना है कि इसकी सच्चाई क्या है। सबसे पहले तो ये सिचुएशन है कि मैंने कई बार देखा है, कई गाँव में देखा है कि बच्चे की पीठ पर सिक्का लगा देने से वो सीधा बैठता है, उसकी पीठ सीधी हो जाती है। बिल्कुल भी नहीं। आप शुरू से ही बच्चों को ऑटोमेटिकली ग्रो होने दें। कोई भी चीज़ फोर्सफुली नहीं करानी है। जब बच्चे की बैठने की उम्र नहीं, उस समय हम बच्चों को बहुत ज़्यादा बच्चों को बैठने के लिए प्रैक्टिस कराते हैं। ये सब कुछ भी नहीं करना है। नेचुरली बच्चे को ग्रो होने दीजिए। जब समय आएगा वो ऑटोमेटिकली खुद ही ट्राई करके वो बैठने लगेगा, है ना? तो कोई भी चीज़ फोर्सफुली करना, सिक्का चिपकाना, मसाज करना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके क्या नुकसान हो सकते हैं अगर फोर्सफुली कोई कर रहा है? फोर्सफुली करने से बच्चे की जो प्रीमेच्योर जो उनके मसल्स रेडी नहीं है, उस समय हम उन्हें फोर्सफुली बिठाना, फोर्सफुली चलाना, ऐसे करने से वो प्रीमेच्योर तरीके से वो ओवरबर्डन हो जाएंगी वो मसल्स। नेक्स्ट है न्यूबॉर्न पर रोज टैल्कम पाउडर लगाना चाहिए। आप जो उनके ओपन पोर्स हैं उनको बंद कर रहे हैं एक केमिकल के थ्रू। तो टेल्कम पाउडर कोई भी हेल्दी नहीं होता। आपको टेल्कम पाउडर या कोई भी कॉस्मेटिक बच्चे के बॉडी पे नहीं लगानी चाहिए।
सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये है कि बच्चे की बॉडी इतनी डर्टी नहीं होती, तो बच्चे की बॉडी नेचुरल बॉडी है, उसे नेचुरली ही ग्रो होने दीजिए। काजल लगाने से बच्चे की आँखें अनदर सुंदर हो जाती केमिकल हैं। अनदर केमिकल आप ऐड करें बच्चों की आँखों में, इससे बच्चों की आँखें बड़ी नहीं होंगी। इसका नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान होगा कि बच्चे की आँखों में अननेसेसरी अर्ली इंट्रोडक्शन टू केमिकल आप कर रहे हैं, जिससे आगे चल के आई साइट में नेचुरली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आमतौर पर हम हर घर में देखते हैं, बच्चा अगर पैदा होता है तो एक मालिश वाली दीदी लगा दी जाती है और वो रोज़ आती हैं, बच्चे को एक्सरसाइज करवाती हैं और पहले भी ऐसा होता था, पुराने ज़माने से ये चीज़ चली आ रही है हमारी दादी-नानी के ज़माने से। तो क्या बच्चे की मालिश करना ज़रूरी है? देखिए, माँ का हाथ लगना चाहिए, सॉफ्ट हाथ लगना चाहिए और वो सहलाने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। जो बच्चों के बालों में हल्के-हल्के रोए होते हैं, बाल होते हैं, वो बच्चे के नेचुरल प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, उसे फ़ोर्सफुली हटाना नहीं है। दूसरी चीज़, बच्चों को किसी एक्सरसाइज़ की ज़रूरत नहीं है। मालिश करने से वो हट जाते हैं। मालिश करके, उपटन लेप लगा के उसको हटाने की कोशिश की जाती है, ओके। जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेचुरली वो बाल अपने आप हट जाते हैं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोए उसकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। तो हमें फ़ोर्सफुली कोई चीज़ नहीं करनी है। देखिए, एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप कुछ फ़ोर्सफुली करते हैं तो आप नेचर को चैलेंज कर रहे हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं करना है। दूसरी चीज़, जब हम किसी पेड हेल्प की सहायता से उसको एक्सरसाइज़ कराते हैं, हाँ। तो कई बार हड्डियाँ डिसलोकेट होने के भी आप बहुत बार ओके, एपिसोड हाँ, सुनते हैं। हाँ। बच्चों की हड्डियाँ डिसलोकेट हो जाती है, बच्चा रो रहा है लेकिन फिर भी उसे फ़ोर्सफुली बॉडी मूवमेंट्स कराए जा रहे हैं, बच्चे की नींद को डिस्टर्ब करके उनको मालिश की जा रही है। तो ये सब ना करते हुए, अगर माँ का हाथ बच्चे को डेली लगे, माँ अगर बच्चे को नहलाए, उसे हल्के हाथ से धीरे से सहला के उसकी पूरी बॉडी को ठीक रखे, तो इससे बड़ा हीलर कुछ नहीं हो सकता। मैं देखती हूँ आमतौर पर अब्रॉड और इंडिया में, फिर से मैं कंपेयर करना चाहूँगी। वहाँ पे क्या होता है, बच्चे को एक सीधा सरफेस होता है, उस पे लिटाया जाता है। लेकिन एज़ कम्पेयर्ड टू इंडिया, जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चा पैदा होता है और झूला डाल दिया जाता है और कई घरों पे तो परंपरा होती है झूले की। तो झूले पे बच्चे को लेटाना, सुलाना, ये सही प्रैक्टिस है या फिर एक सीधा बेड होना चाहिए ऐसा? देखिए, बच्चे को जब मूवमेंट के साथ हम थोड़ा-सा देखते हैं, तो वो बच्चे को सुलाने में, झुलाने में थोड़ा-सा ये मूवमेंट वाला एक बात है। लेकिन जो उसका बैक रेस्ट होना चाहिए, वो हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। अगर वो अनस्टेबल है, अनइवन है, तो डेफ़िनेटली बच्चे के पोस्चर को वो चीज़ गड़बड़ कर सकती है। तो सबसे बेस्ट तो यही होगा कि जितना हम बच्चे को स्ट्रेट सरफेस पे हम उसको लेटाएँ, उतना ही बेटर है। बच्चे की नाभि को लेकर भी बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी बातें मैं सुनती हूँ। एक बात तो ये है कि बच्चे की नाभि में अगर तेल लगाइए, उपटन लगाइए, हल्दी लगाइए, प्रॉपर उसको नरिश करिए, तो बच्चा बहुत अच्छा हो रहता है। देखिए, नाभि एक ऐसा एरिया है जहाँ से बच्चा कनेक्टेड होता है मदर से। हुँ। अम्बिलिकल कॉर्ड वहाँ से कट किया जाता है। वो अम्बिलिकल कॉर्ड थोड़े दिन तो रहता है, फिर अपने आप झड़ जाता है, बाद में वो एरिया नाभि बन जाती है। और वो एरिया को हमें केयर करना है, क्लीन रखना है और ड्राई रखना है। लेकिन ओके। एक्स्ट्रा उसमें केमिकल या हल्दी डालना, छेड़-छाड़ करना, उसमें ऑयलिंग करना, बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़ना, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि उस एरिया में फिर इन्फेक्शन या दूसरी चीज़ें डेवलप होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो जितना हम उसे ड्राई और नॉर्मल, नेचुरल रहने देंगे, उतना ही अच्छा है। आई विल टॉक अबाउट नैपी। बच्चों की नैपी जो होती है और डायपर। लेकिन आजकल हर एक पेरेंट जो है शुरुआत में नैपी प्रेफर करते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद डायपर। बट जब मैं इंडिया के बाहर देखती हूँ तो छोटे से ही बच्चे को डायपर पहना दिया जाता है। तो प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिस नैपी की होनी चाहिए, क्योंकि वो कॉटन होती है, उसका टच बच्चे के लिए अच्छा होता है। और डायपर में क्या होता है कि कई बार हमें पता नहीं लगता कि बच्चे ने कितनी बार वो कर चुका है उसके सॉइल, तो डेफ़िनेटली वो स्किन के लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो अगर माँ टाइम दे सके, अगर हम बच्चे के लिए इनफ केयर कर सके, तो डेफ़िनेटली नैपी इज़ ऑलवेज़ बेटर देन आपके डायपर्स। और अगर वर्किंग वुमेन हैं, टाइम नहीं है उतना, तो बिल्कुल। डायपर? डायपर पहनाना है, लेकिन फिर केयरफुली उसको टाइम टू टाइम हमें चेंज करते रहना है, सो दैट बच्चे की उस नाजुक और उस जगह पे हम किसी भी तरह का कुछ गड़बड़, बहुत लंबे समय का एक्सपोज़र ना दें। नेक्स्ट क्लेम है न्यूबॉर्न बच्चे को रोज़ नहाना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से तो रोज़ नहाना ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्लेंजिंग होती है बच्चे की,
और बच्चे को एक फ्रेशनेस लगती है। और चूंकि बच्चा दिन भर उसका जो काम होता है वो 2 काम होते हैं, वो छोटी सी बॉडी है उसकी, या तो वो फीड लेता है या वो सुसु पॉटी करता है। तो एक बार अगर हम पानी डाल के उसके बच्चे की पूरी बॉडी को साफ कर देते हैं तो न केवल उसकी ऑरा क्लिनजिंग हो जाती है बट ओवरऑल भी बच्चे को काफ़ी फ्रेश लगता है। ये चीज़ हम अपने ऊपर भी लेके देखते हैं, इंडिया जहाँ पे हॉट एनवायरनमेंट है तो डेफिनेटली बच्चा गंदा इतना नहीं हो रहा, लेकिन अगर नहा लेने से उसको एक पॉजिटिविटी मिलती है। तो जब न्यूबॉर्न बच्चा है बहुत छोटा, तो उसको कुछ दिन तक ऐसा होता है कि नहीं नहलाना चाहिए? मुझे लगता है कि डेली उसकी बेदिंग होनी चाहिए, वो चाहे डायरेक्ट पानी से हो या फिर उसको गीले कपड़े से पोंछा जाए, बट बाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट इन इंडिया। ओके। नेक्स्ट क्लेम इज कि बच्चे को किस नहीं करना चाहिए, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको किस नहीं करना चाहिए? किस नहीं करना हाँ चाहिए, जी। डेफिनेटली मैं इसके फॉर में हूँ, क्योंकि हमारे माउथ से हम कोरोना के टाइम पे देख ही रहे हैं, कंटिन्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम एक्सचेंज कर रहे हैं। सही और बात है। चूंकि छोटा बच्चा है वो अभी प्रोटेक्टेड नहीं है, वो अभी अभी माँ के वोम से बाहर आया है, तो हमें जितना डिस्टेंस हम रख सकें उतना बेटर है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट इज बच्चा रोज पॉटी नहीं कर रहा है तो कॉन्स्टिपेशन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। 5 दिन में 1 बार या 1 दिन में 5 बार को नॉर्मल माना गया है। अच्छा, 5 दिन में एक बार? या 1 दिन में 5 बार कर रहा है पॉटी, ओके। तो ये दोनों ही चीज़ों को नॉर्मल माना गया है। तो आप समय दें और कोशिश करें कि बच्चा नॉर्मल बॉवेल मूवमेंट पे आ जाए। एक प्रैक्टिस मैंने ये देखी है कि बच्चा अगर बहुत ज़्यादा पूपिंग कर रहा है तो पेरेंट्स को लगता है कि डायरिया हो गया है नहीं। या बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो वो सीधा डॉक्टर के पास चले बिल्कुल। और इस तरह की चीज़ों को क्विक फिक्स करने के चक्कर में हम मल्टीपल दूसरे प्रॉब्लम्स को बुला लेते हैं। हाँ, तो इससे घबराना नहीं है? घबराना नहीं। ओके। ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं बच्चे में कि पेरेंट्स उसे नॉर्मल प्रॉब्लम सोच करके इग्नोर करें, उसे बहुत ज़्यादा हाइप ना करें, डॉक्टर के पास ना भागे? करेक्ट। स्किन में छोटे छोटे रैशेस बच्चों को आना कॉमन होते हैं, अच्छा। क्योंकि बच्चे की बॉडी एडजस्ट कर रही होती है एनवायरनमेंट से। दूसरा, बच्चों के बॉवेल मूवमेंट थोड़े इरेगुलर होना भी कॉमन है, क्योंकि कभी बच्चे को मोशन हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, तो कभी थोड़ा कम हो रहा है, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। बच्चे की नींद एक्स्ट्रा लेना भी कॉमन है, और बच्चे का पेट दुखने से वो कभी कभी रोता ज़्यादा है, वो भी कॉमन है, क्योंकि उस पीरियड में वो वैसे है जिसमें एडजस्ट कर रही होती है, अगेन डाइजेशन सिस्टम और सारी चीज़ें एडजस्ट कर रही होती हैं। तो हर बार वो भूखा है सोच के उसको ओवर फीडिंग कराना, पैनिक होना, ये भी हमें नहीं करना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं आना चाहूँगी एक वो सेगमेंट में, मैं आपको एक प्रोडक्ट का नाम दूंगी या फिर ऐसी कोई सिचुएशन, आपको बताना है कि यू विल टेक इट और यू विल ट्रैश इट। ओके। फर्स्ट इज फ्रूट जूस। Trash it, because fruits are always better than fruit juices. Second is packaged fruit juice. Packaged fruit juices, even trash it, because packaged fruit juices have nothing in fresh. Okay. Except sugar. Sorry, except sugar. Correct. And health drinks जैसे Bonvita, Horlicks, दूध में मिला के पिला देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, trash it. Okay. Cornflakes. Trash it. Why? Because it is loaded with sugar and it spikes your sugar a lot. ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। Chocolate spread. Trash it. Flavored yogurt. Trash it. मिष्टी दही हमारे इंडिया में जो मिलती है, जो गुड़ की दही होती है, वो मच बेटर है बजाय फ्लेवर्ड योगर्ट के। कई बार आप देखेंगे कि फ्लेवर्ड योगर्ट में 30 ग्राम तक शुगर मिली रहती है, यानी 6 चम्मच। अरे बाप रे। तो आप उसे घर पे ही प्रिपेयर कर लें तो ज़्यादा बेटर है। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। 6 चम्मच शुगर। पैकेज्ड बेबी फूड्स। ट्रैश इट, बिकॉज इंडियन सिनेरियो में हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम फ्रेशली मेड फूड बच्चे को खिला सकते हैं। ओके। जैगरी। टेक इट। ओके। ड्राई फ्रूट्स। टेक इट। कब? ड्राई फ्रूट जब भी बच्चे को भूख लगे, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप बच्चे को ड्राई फ्रूट्स दे दें तो बच्चे का पेट ज़्यादा भर जाता है और अच्छे से भर जाता है, हेल्दी भी है। पीनट बटर। टेक इट। डाइजेस्टिव बिस्किट्स। ट्रैश इट। Why? बिकॉज जितने भी बिस्किट होते हैं उन सब में बटर और एडिबल ऑयल्स और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव मिले ही रहते हैं। जितने भी बिस्किट ने जिस भी इंडस्ट्री ने बिस्किट्स बनाए हैं वो सब आपको नुकसान ही करती हैं, कहीं से भी फायदा नहीं करती। ओके। कौन सी वेजिटेबल बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए? वेजिटेबल तो सभी लेनी चाहिए, कोई भी ऐसी वेजिटेबल्स नहीं है जो किसी भी बच्चे को अवॉइड करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं ये बोल सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा कौन सी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए,
तो उसमें सारे तरह के ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कॉलीफ्लावर, सभी तरह की वेजिटेबल्स होने चाहिए। एक लास्ट टिप जो आप देना चाहेंगी हमारे इंडियन पेरेंट्स को? मैं इंडियन पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ फूड आपको अपने अंदर करना चाहिए। जो आप बच्चे में देखना चाहते हैं वो आपको फॉलो करना शुरू करना है। फूड हैबिट्स धीरे-धीरे बनती हैं, टाइम दीजिए, राइट टाइम पे सोना, राइट टाइम पे उठना, एक्सरसाइज रेगुलरली करना और पैकेज्ड और ये सारी चीज़ों से दूर रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को मॉल कल्चर में ले जाकर हर वीकेंड पे ट्रीट देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उनकी हर डिमांड को पूरी करना ज़रूरी नहीं है। प्री प्लानिंग अगर आप करेंगे तो बहुत सारे एम्प्टी कैलोरी देने से आप बचेंगे। अगर हम दिन भर का प्री प्लानिंग कर लें या आप बाहर जा रहे हैं तो प्री प्लान करके कुछ फूड आप कैरी कर लें, तो आप बाहर के अनहेल्दी चीज़ों से बच्चों को बचा पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था चाइल्ड न्यूट्रिशन बिगिंस विद मदर और पेरेंट। वही बात आप भी कह रहे हैं। ये बहुत सही बात है कि अगर कोई इंसान अपने खुद में चेंजेस कर लेता है तो ऑटोमेटिकली वो होल द फैमिली में चेंजेस ला सकता है। डेफिनेटली। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपके लिए ये पॉडकास्ट वन स्टेप गाइड होगा अपने बच्चे की पेरेंटिंग के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हम आप तक लाते रहेंगे शिल्पी गोयल जी के साथ। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, अगर आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। हम नेक्स्ट एपिसोड में उसको फॉलो अप ज़रूर लेंगे। नमस्कार।